So I will not be wasting much time because syllabus थोड़ा slow चल रहा है and I want to speed it up. So we will not waste much time. Okay, so I have given you these two homeworks which I told you that कि थोड़ा बहुत बाकी सब तो एकदम सेम तरीके से करना है. Okay, it's just the same. कोई कुछ भी डिफरेंस नहीं है, मेथड एंड एवरीथिंग इज सेम, बट ये आपको थोड़ा सा रेशियो के फॉर्म में गिवन है, तो इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ. सो क्वेश्चन सेज दैट अ कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आर इन द रेशियो ऑफ 9:1:3.5. If the molecular formula mass is 108, then calculate the molecular formula. मतलब what is the formula of that particular compound. तो हम इसको ऐसे ही टेबल के फॉर्म में कर लेते हैं. हमारे पास कौन कौन सा एटम बोला है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. ठीक है, 9:1:3.5 के रेशियो में इसका मतलब है कि परसेंटेज हम यहाँ पे क्या ले रहे थे, परसेंटेज कंसिडर कर रहे थे, है ना. तो परसेंटेज नहीं है अभी, बट रेशियो के फॉर्म में. तो ये कौन कौन से रेशियो में रहेंगे, 9:1:3.5. तो ये आपका रेशियो आ गया. अब थर्ड कॉलम क्या था, हमको नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हम जो भी परसेंटेज थे उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर रहे थे. तो यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, क्या है, रेशियो है. तो रेशियो के लिए आप 9 को डिवाइड कर दोगे उसके एटॉमिक मास 12 से, 1 को डिवाइड कर दोगे उसके एटॉमिक मास 1 से, और 3.5 को डिवाइड कर दोगे उसके एटॉमिक मास 14 से. ठीक है, तो वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी, 3/4. दिस इज गॉन 1 एंड दिस विल बिकम 1/4 अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, डेसिमल वगैरह हटा के मैंने सॉल्व किया. ठीक है, अब आप कोशिश करा करो कि क्वेश्चन में जब न्यूमेरिकल्स इस तरीके से सॉल्व करने हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे उसको डेसिमल में मत लेके जाओ, क्योंकि डेसिमल में कैलकुलेशंस जो है वो यूजुअली डिफिकल्ट ही होती है. ठीक है, तो उसको अवॉइड करना है आपको. ओके, नेक्स्ट हम क्या कर रहे थे, उसको नेक्स्ट जो हमारे पास कॉलम था उसको हम क्या कर रहे थे, लोवेस्ट नंबर से डिवाइड कर रहे थे. ठीक है, इसमें हमारे पास लोवेस्ट नंबर कौन सा होगा, विच विल बी योर लोवेस्ट नंबर आउट ऑफ दीज, जल्दी से बताओ. मैम 1/4. 1/4. तो अब क्या करोगे, इसको 1/4 से सबको डिवाइड कर दोगे. तो 3/4 डिवाइडेड बाई 1/4, 1 डिवाइडेड बाई 1/4, 1/4 डिवाइडेड बाई 1/4. तो ये 4 और 4 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा. अब क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो में है, तो जो लास्ट कॉलम था आपका सिंपलेस्ट रेशियो का, वो करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो में. ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आपको क्वेश्चन में गिवन है 108. ठीक है, तो मैं निकाल लेती हूँ एम्पेरिकल फॉर्मूला. एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कार्बन विल बी 3, हाइड्रोजन विल बी 4 एंड नाइट्रोजन विल बी 1. हम निकाल लेते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला मास. ये हो जाएगा 3 × 12 प्लस 4 × 1 प्लस 14, विच विल कम आउट टू बी 54. तो यहाँ से हम निकालेंगे n की वैल्यू. n की कैसे निकालेंगे वैल्यू, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 108 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, दैट इज योर 54 इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो अब मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला जो भी आपके पास आया इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से. तो मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के क्या आ जाएगा, C6H8N2. इज दैट क्लियर टू एवरीवन. क्वेश्चन इजी था, ऐसा कुछ नहीं था कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो. इट वाज वेरी इजी, बस इंस्टेड ऑफ परसेंटेज यू हैड रेशियो, दैट्स इट. ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट यू हैव 2 ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, जो 50% एंड 40% उनमें मेटल प्रेजेंट है. ठीक है, इफ द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट ऑक्साइड इज MO, देन डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड ऑक्साइड. चलो बात कर लेते हैं फॉर फर्स्ट ऑक्साइड. ओके, फर्स्ट ऑक्साइड में मेरे पास M और O, मतलब मेटल प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तभी तो ऑक्साइड होगा. अगर मेरे पास मेटल 50% है तो ऑफ कोर्स ऑक्सीजन भी कितना होगा, 50%. ठीक है, अब सेकंड कॉलम हमारे पास थर्ड कॉलम किसका था, जो भी उसका परसेंटेज है उसको आप डिवाइड करोगे उसके मॉलिक्यूलर मास से. अब मुझे मेटल का यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास तो पता नहीं है,
तो 50% डिवाइडेड बाई मैं कर लेती हूँ A मान लेते हैं, और ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 16। ये हमारे पास हो गया किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑक्साइड के लिए। अब अगर मैं सेकेंड ऑक्साइड ले लूँ, सेकेंड ऑक्साइड में भी मेटल प्रेजेंट होगा और ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। मुझे नहीं पता मेटल ऑल टुगेदर कितना है, ठीक है। इसका परसेंटेज 40 है, तो ऑफ कोर्स ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 60%, ठीक है। अब देखो, पहले वाले का ऑक्साइड बता दिया कि MO जो है वो, मतलब पहला वाला ऑक्साइड MO ही है, तो उसका रेशियो कितना हुआ, 1:1। दोनों 1:1 रेशियो में प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब जितने एटम्स मेटल के होंगे उतने ही एटम्स ऑक्सीजन के भी होंगे। तो मैं इन दोनों वैल्यू को इक्वेट कर सकती हूँ। 50/A विल बी इक्वल टू 50/16। तो यहाँ से A की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 16, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे निकालूंगी तो 40 डिवाइडेड बाई 16, ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। दैट मीन्स क्लियरली इनका जो रेशियो है वो है 2:3 का। यहाँ पे रेशियो आ जा रहा है 2:3। 16 को यहाँ पे कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 3। इसको अगर रेशियो निकालोगे तो ऐसा होगा ना, 40/16 डिवाइडेड बाई 60/16। इसको कैंसिल कर दो, 2 2 4, 2 3 6। तो इन दोनों का रेशियो कितना है, 2:3। इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M2O3 फॉर द सेकेंड ऑक्साइड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? लेट मी नो, समझ में आया सबको? इजी क्वेश्चंस है ना। अब थोड़ा सा शॉर्टकट लगाना है, थोड़ा दिमाग लगाओगे, यू विल गेट द आंसर। इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। बचे हुए क्वेश्चंस लिख दो, हम क्लास के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो ऊपर वाले क्वेश्चंस हैं वी विल डिस्कस एट द एंड ऑफ द क्लास। एक बार रिमाइंड करा देना मुझे। चलो, आई होप बोथ द क्वेश्चंस वर इजी। दिखने में हो सकता है आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, बट ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे क्वेश्चंस की, यू विल गेट थ्रू देम, ठीक है। इतने डिफिकल्ट नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस, है ना। केमिकल इक्वेशंस में मोल कॉन्सेप्ट लगा के या बाकी कॉन्सेप्ट लगा के हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले सबको पता है केमिकल इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, मान लो मेरे पास है A+B गिव C+D। इस तरीके से वी आर गोइंग टू राइट एनी केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। जो भी आपके पास एलिमेंट्स कंपाउंड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी रिएक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड में हम सबको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड में हम क्या बोलते हैं सबको, प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स को आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे, LHS में रहेंगे, और रिएक्टेंट्स आपके ऑलवेज RHS में रहेंगे। एक तो चीज ये है कि सिंपली दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बैलेंस, और यू कैन राइट एनी केमिकल इक्वेशन, ठीक है। देन आता है थोड़ा बैलेंसिंग वाला पार्ट, ठीक है। बैलेंसिंग हम इक्वेशन की तब करते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स किसी भी कंपाउंड के, जो भी नंबर ऑफ एटम्स है, लेफ्ट हैंड साइड वाले शुड ऑलवेज बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। उस केस में हम क्या बोलेंगे उसको, दैट इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होने वाला है आपके पास, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑन बोथ द साइड्स विल बी इक्वल, ठीक है। दोनों तरफ आपके पास क्या रहेंगे, वो इक्वल रहेंगे, उनको हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इज देयर एनीवन जिसको बेसिक बैलेंसिंग नहीं आती है, तो लेट मी नो।
कोई भी ऐसा है जिसको बेसिक बैलेंसिंग नहीं आती है? वेरी फ्रैंकली, 9th क्लास में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, नॉर्मल सिंपल बैलेंसिंग करना। ठीक है, तो वो बताओ। क्योंकि अभी नहीं बताओगे तो अभी पूरा टॉपिक जो है वो बैलेंसिंग पे ही है, फिर क्वेश्चंस नहीं लगा पाओगे। तो लेट मी नो। ठीक है, सबको आता है ना? आई गेस नो वन इज जस्ट सेइंग, तो आई गेस एवरीवन नोज। ठीक है, चलो। देन हमारे पास तुमको एक नया टर्म यहाँ इस चैप्टर में सुनने को मिलेगा, दैट इज योर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसको हम बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। इसका डेफिनेशन पहले लिख लो। कोफिशिएंट्स in which reactants are reacting and products are formed. And these are always known from balanced chemical equations. ठीक है, तो जो भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपके पास स्टार्टिंग में जो नंबर लिखा होता है उसी को हम बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक हियर, लेट्स से N2 plus 3H2 gives 2NH3। ठीक है, तो इनमें स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या क्या है? यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर कुछ भी नहीं लगा, मतलब इस नाइट्रोजन का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा? 1। यहाँ पे हाइड्रोजन से पहले क्या लगा हुआ है? 3। इसका मतलब है H2 का आपके पास स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हुआ? 3। और अमोनिया का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हुआ? 2। और आप ऑल टुगेदर ये भी बोल सकते हो कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 के रेशियो में कंबाइन करते हैं, देन वी गेट अमोनिया। दिस इज अ बेसिक केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो मेरे पास C+O2 है एंड इट इज गिविंग यू CO2। तो इन सब का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 ही आ रहा है क्योंकि कुछ और नंबर गिवन नहीं है। इसका मतलब है कार्बन और ऑक्सीजन को अगर मैं 1:1 रेशियो में कंबाइन करूं, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू गिव मी CO2। अब अगर मेरे पास है Mg+O2 गिव्स MgO। ओके, बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यू कैन क्लियरली सी दैट कि अगर मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करना है तो उसके लिए मैग्नीशियम का रेशियो और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा? 2:1। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मेरे पास एल्यूमिनियम है, O2 के साथ रिएक्शन करके फॉर्म कर रहा है Al2O3। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 3। तो ये हो गया प्रॉपर बैलेंस। तो जो भी बैलेंस्ड केमिकल, प्रॉपरली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होता है उसमें जो उससे पहले लिखा हुआ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पे आपके पास एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन कौन से रेशियो में प्रेजेंट है? 4:3। चलो लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल में ले रही हूँ यहाँ पे, आई हैव लेट्स से CH4 O2 के साथ बर्न करके फॉर्म करेगा CO2 + H2O। ठीक है, कोई भी इस तरीके का हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और क्या प्रेजेंट हो? कार्बन, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो कोई भी अगर आप हाइड्रोकार्बन को O2 के साथ बर्न करोगे, यू विल गेट CO2 एंड H2O। इसको जब आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2O2 एंड रेस्ट इज हियर 2H2O। ओके, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 1:2 रेशियो में जब ये कंबाइन कर रहे हैं तो हमको दे रहे हैं CO2 और H2O। इसी तरीके से आप जो है डिफरेंट डिफरेंट रेशियो जो है वो फाइंड कर सकते हो रिएक्शंस में। तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का डेफिनेशन एकदम पता होना चाहिए कि जो भी आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो भी उससे पहले टर्म लिखा होगा उसको हम बोलेंगे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। चलो लिखो ये जल्दी से।
Ma'am, हाँ this psychometric coefficient is done after balancing chemical हाँ equation. हाँ हाँ हाँ, these that's why I have written here. These are always known from balanced chemical equation. बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे ही आप पता कर सकते हो. उससे पहले जो भी अगर कुछ लिखा हुआ है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो दैट मीन्स अगर वो गलत है तो वो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है. आफ्टर प्रॉपरली बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन, तब जो उसके आगे जो भी वैल्यू लिखी होती है उसको हम स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं. हो गया? एग्जांपल्स लिख लो. चलो, नेक्स्ट तो आपको ये समझ में आ गया स्टाइकोमेट्री क्या होती है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है. अब इसके बेसिस पे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो नेक्स्ट इज interpretation of balanced chemical equation. ठीक है, इसमें हम बात करेंगे stoichiometry and stoichiometric calculation. ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है आपके पास मोल एंड मोल एनालिसिस. ठीक है, कि मोल के रिस्पेक्ट में हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से स्टडी करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ लेट्स से 2KClO3. ओके, इट इज गिविंग यू 2KCl प्लस 3O2. ये मेरे पास पूरा इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. तो अगर मुझे इस इक्वेशन को इंटरप्रेट करना है कि व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन, सो आई कैन से दैट 2 मोल्स ऑफ KClO3, क्योंकि आपने 2 टाइम्स लिया हुआ है तो इसको मोल्स के रेस्पेक्ट में हम बोलते हैं 2 मोल्स ऑफ KClO3 gives 2 moles of KCl. यहाँ पे कितना मिल रहा है? 2 moles of KCl and 3 moles of O2. Is that clear to everyone or not? समझ में आया? और जो भी इसका कैलकुलेशन आपको करना है, ओके, कैलकुलेशन करते टाइम अब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ, ये तो बेसिक है. क्वेश्चन में बोला होगा 5 मोल गिवन है या 10 मोल्स गिवन है या 3 मोल्स गिवन है, तब आपको कैसे निकालना है. तो उसके लिए आप डायरेक्टली लिख सकते हो जो भी मोल्स है KClO3 का डिवाइडेड बाई 2, ओके, विल बी इक्वल टू जो भी मोल्स है KCl का डिवाइडेड बाई 2, उसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर रहे हैं, इज इक्वल टू जो भी मोल्स आएगा आपके पास O2 का डिवाइडेड बाई 3. इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? ये बेसिक है. 2 मोल्स दिस वन, ये NKClO3 क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा कि इतने मोल्स गिवन है, तब बताओ कितना मोल्स ऑक्सीजन बनेगा. ठीक है, यहाँ पे तो आपको पता है कि 2 मोल्स 3 मोल्स O2 दे रहा है. अगर मैं ले लूँ 10 मोल्स, तो 10 मोल्स कितना देगा? 10 इंटू 3, 30 मोल्स ऑफ O2. ठीक है, ऐसे मैंने बोल दिया कि 2 मोल्स 3 मोल्स O2 दे रहा है, तो 5 के लिए पूछेगा. 5 मोल्स के लिए अगर पूछ रहा है, आपको ये पता है कि 2 मोल्स दे रहा है 3 मोल्स ऑफ O2. तो अगर मुझे 5 के लिए पूछ लेगा तो 5 के लिए क्या करेंगे? 3/2 इंटू 5 मोल्स ऑफ O2. ठीक है, तो उसको डायरेक्टली मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है जिससे आप डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हो. चाहो तो आप ये यूनिटरी मेथड भी ले सकते हो. आप इस तरीके से यूनिटरी मेथड से करो, सेम ही आएगा. ठीक है, अब मैं पहले क्वेश्चन लेती हूँ, क्वेश्चन से बताऊंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. लेट्स टॉक अबाउट केस 1. केस 1 हम ले रहे हैं यहाँ पे जब हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट हो. सिंगल रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट में एक ही पार्ट हो, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. ठीक है, हम सिंगल का लेके चल रहे हैं. क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट moles of
KCl and O2 produced when 367.5 gram of KClO3 is heated. ठीक है, ये क्वेश्चन है. अब देखो, मैं रिएक्शन सबसे पहले लिख लेती हूँ. इसके लिए हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहले मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेती हूँ. 2KClO3, तो जब हमने हीट किया तो इट गिव यू 2KCl प्लस 3O2. ठीक है, अब मुझे इतना पता है कि मुझे KCl भी निकालना है, मुझे O2 भी निकालना है. तो आई नो दैट 2 moles of KClO3 will give 2 moles of KCl. बट मुझे निकालना है कितने में, एक सेकेंड, बट आई हैव टू फाइंड आउट इन दिस मच ऑफ ग्राम्स. तो पहले तो मैं मोल्स निकाल लेती हूँ कि मोल्स में कितना गिवन है. तो मोल्स किसके इक्वल होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो दिस इज 367.5 ग्राम्स डिवाइडेड बाय KClO3 का आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा. सारी चीजें जब आप ऐड करोगे तो आएगा 122.5. पोटेशियम का, क्लोरीन का, ऑक्सीजन का, सबको ऐड करना है. ठीक है, तो यहाँ से आपके पास सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 3. मतलब 3 मोल्स के लिए आपसे पूछ रहा है. तो आपको पता है कि 2 मोल्स आपको 2 मोल्स दे रहा है. ठीक है, तो 3 मोल्स कितना देगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, दैट इज कितना आंसर आ जाएगा, 3 मोल्स KCl का. अब अगर ऐसे ही मैं O2 का निकालूं तो 2 मोल्स ऑफ KClO3 गिव्स 3 मोल्स ऑफ O2. तो 3 मोल्स कितना दे देगा O2 की अगर हम बात करें, 3/2 इंटू 3, दैट इज 9/2 मोल्स. ठीक है, ये आप यूनिट इस तरीके से यूनिटरी मेथड भी कर सकते हो. बट जो मैंने आपको अभी ऊपर वाला चीज बताया आप उससे भी निकाल सकते हो. कैसे, मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ KCl डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाई 3. उनके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो. ये डायरेक्ट मेथड है, हमको टाइम बचाना है, हम बार बार ये करते नहीं बैठेंगे. अब मोल्स ऑफ KClO3 हमने निकाल लिया. ठीक है, वो कितना है, 3/2 इज इक्वल टू n KCl/2. ये 2 हटा दो तो मोल्स ऑफ KCl कितने आ गए, 3. इन द सेम वे मुझे ये पता है कि 3/2 हियर विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाई 3. तो मोल्स ऑफ O2 कितना हो गया, 3 3 9/2. तो यहाँ से भी आपको सेम ही आंसर आएगा और यहाँ से भी आपको सेम ही आंसर आएगा. तो दिस मेथड इज फॉर योर शॉर्टकट मेथड. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया सबको? अभी अफाक आपको समझ में आया? यस मैम. क्रिश, यूनिटरी मेथड है ना बेटा. 2 मोल्स के लिए 3 मोल्स लग रहा है तो 1 के लिए 3/2 लगेगा. तो 3 के लिए कितना लगेगा, 3/2 इंटू 3. वही तो किया है यहाँ पे. संपदा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो भी स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसी को हम स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, बस, और कुछ भी नहीं है. जैसे KClO3 के लिए 2 हो गया, KCl के लिए 2 हो गया, O2 के लिए 3 हो गया, बस. समझ में आया सबको? तो ये सब तामझाम करने से बेटर है आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, है ना. ये ज्यादा इजी है, आपको ज्यादा आसानी से आंसर आ जाएगा. चलो एक और क्वेश्चन लगाओ. Calculate volume of CO2 gas in liter produced at STP by heating 25 gram of CaCO3. तो पहले तो आपको मैं, क्योंकि क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो ये छोटे मोटे इक्वेशन तो आपको आने ही चाहिए. ठीक है, इसका मैं आपको इक्वेशन लिख के दे रही हूँ. अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करो, अगर बैलेंस है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करो एंड टेल मी कितना वॉल्यूम होगा.
Yes, Samarth, your answer is right. Good. यस, लिख दो, करेक्ट है, गुड। बाकी लोग भी करो, जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो, इधर देखो, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं क्लियरली लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ COCO3 divided by 1 will be equal to number of moles of CaO divided by 1 will be equal to number of moles of CO2 divided by 1. यस जॉन, आपका आंसर करेक्ट है, गुड। मोल्स इक्वल कर दिया। अब डायरेक्टली मोल्स क्वेश्चन में नहीं गिवन है, बट मास गिवन है, तो मास से आप मोल्स निकाल लो। 25 डिवाइडेड बाई CaCO3 का आपके पास मोलर मास कितना होता है, 100। ठीक है, तो आपका पास आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1/4 मोल्स। ओके, तो क्लियर आंसर है। आपको पूछा है कि कितना CO2 होगा इन लीटर एट STP। तो मतलब जितना मोल्स CaCO3 का बन रहा है, उतना ही मोल्स CO2 का भी होगा। तो NCO2 के मोल्स किसके इक्वल हो जाएंगे, 1/4, क्योंकि CaCO3 के कितने हैं, 1/4। इतने मोल्स आ गए। अब आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो आपको ये पता है मोल्स का एक और फॉर्मूला होता है, दैट मीन्स जिसमें हम लिखते हैं गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर एट STP। ये हम पढ़ चुके हैं। तो वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, number of moles into 22.4 which is equal to 1/4 into 22.4 which is equal to 5.6 liters. Understood? समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। वेरी इजी क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इसको ध्यान रखना। एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू जस्ट 2 मिनट्स, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करो। वन जीरो एट एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज 108।
चेक करना रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। रिएक्शन को बैलेंस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर तुम मोल टू मोल कॉन्सेप्ट लगा रहे हो। चलो देखो इधर मैं बता रही हूँ। Here you have Ag2CO3, उसको हीट कर रहे हो एंड इट इज गिविंग यू Ag प्लस CO2 प्लस O2। ठीक है, पहले तो बैलेंस कर लो। यहाँ पे ये हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। दिस इज योर प्रॉपरली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कोशिश करना कि ये स्टाइकियोमेट्री इस तरीके से हटा दो। अगर फ्रैक्शन में कुछ गिवन है तो कोशिश करो वो फ्रैक्शन हट जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं। हमको क्या बोला है, कैलकुलेट द वेट ऑफ रेसिड्यू ऑब्टेन। तो यहाँ पे ये रेसिड्यू क्या है, ये तो गैस बाहर उड़ जाएगी, ये भी गैस है उड़ जाएगी, तो रेसिड्यू किस चीज का बचा है, एजी का ही तो बचा है। तो आपसे एजी का पूछ रहा है, बेसिकली वेट कितना है। और आपने कितना ग्राम्स लिया है Ag2CO3 का, 55.2 ग्राम्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोलर मास निकाल लेते हैं किसका, Ag2CO3 का। तो विच विल बी 2 इंटू, इसका मोलर मास निकालना है, स्टाइकियोमेट्री का कोई लेना देना नहीं है मोलर मास से। 2 इंटू 108 प्लस 12 कार्बन का प्लस 3 इंटू 16, दिस विल बी 276। ओके, अब हम निकाल लेते हैं इसका मोल्स कि कितना मोल्स हमको गिवन है। मोल्स के लिए गिवन मास कितना है, 55.2 डिवाइडेड बाई 276। वैल्यू सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगा कुछ 105, सॉरी 1/5। अब इसमें लगाएंगे हम मोल टू मोल कॉन्सेप्ट, मतलब मोल्स ऑफ Ag2CO3 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ Ag डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अभी हमको इनके अभी रेसिड्यू का पूछा है फर्स्ट पार्ट में, तो रेसिड्यू निकालते हैं। इसका मोल्स है 1/5 डिवाइडेड बाई 2, मोल्स ऑफ Ag हमको निकालना है डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से मोल्स ऑफ Ag निकल जाएगा विच इज इक्वल टू 2/5। हमेशा कोशिश करो डेसिमल में तुरंत नहीं लाना है, फ्रैक्शन में ही रखो। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag कितना हो गया, 2/5। अब आपको क्या निकालना है, वेट। तो वेट निकालने के लिए क्या करोगे, जो भी उसका नंबर ऑफ मोल्स गिवन है मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक मास रेसिड्यू का, तो किसके इक्वल हो जाएगा, मोलर मास 108 विच इज इक्वल टू 216/5 विच इज इक्वल टू 43.2। समझ में आया, तो ये हो गया ग्राम्स। ये निकल के आ गया किसका, जो भी रेसिड्यू बचा है। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेज इवॉल्व्ड, मतलब टोटल वॉल्यूम पूछ रहा है CO2 का भी और O2 का भी, दोनों का आपको निकालना है। तो दोनों ही गैसेस जो है आपके पास क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जितने भी नंबर ऑफ टोटल मोल्स जो भी आएंगे आपके पास, वो किसके इक्वल होगा, मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ O2। अब आप मोल्स यहाँ से निकाल लो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/5/2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2/2। ये कैंसिल हो गया, तो मोल्स ऑफ CO2 कितना हो गया, 1/5। अब इसके लिए भी निकाल लो, 1/5/2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ O2 विल बी 2/5। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन ही है, सॉरी 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 1/10, 1/10, 5 नीचे आ जाएगा तो 5 2 10। तो ये आपके पास मोल्स आ गए O2 के, ये मोल्स आ गया CO2 का। तो टोटल मोल्स निकाल लो आप कितने में, आप इसको ऐड कर दोगे 1/5 प्लस 1/10, ओके, विच इज इक्वल टू 3/10। अब आपको निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, जो भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स है मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर। तो 3/10 इंटू 22.4 लीटर विच इज इक्वल टू 6.72 लीटर। समझ में आया, क्लियर है सबको, कोई डाउट।
अच्छा, यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताती हूँ जिसमें आपको ना बार बार ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आप प्रॉपरली लिख रहे हो ना इतना सारा कि इसको इक्वल टू ये, मतलब आप यहाँ पे भी अपना टाइम बचा सकते हो। ओके, तो वो हम कैसे बचा सकते हैं? देखो, हमको मोल्स निकालना है। यहाँ पे आपको इसके मोल्स तो निकालने ही पड़ेंगे। इसके मोल्स कितने आ गए थे हमारे पास? 1/5। ये तो निकालने पड़ेंगे। अब अगर मुझे इसका मोल्स निकालना है तो आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास यहाँ पे ये 4 है आपके पास, है ना? तो आपको क्या करना है, 4/2 जो भी इसका कोफिशिएंट गिवन है डिवाइडेड बाई इसका जो भी कोफिशिएंट गिवन है और जितने भी मोल्स आए थे इंटू 1/5, तो वो आपको दे देगा Ag का नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना? कितना आया था आपका Ag का मोल्स? कितना आया था? 2/5। यहाँ से भी क्या आ रहा है? 2 2 4, 2/5। ठीक है, अब अगर मुझे इसका मोल्स निकालना हो, मैं डायरेक्टली कर सकती हूँ। जो भी इसका कोफिशिएंट है 2 डिवाइडेड बाई जो इसका कोफिशिएंट है 2 इंटू जो भी इसका नंबर ऑफ मोल्स आया 1/5, डायरेक्टली कर लो। तो कितना आया? 1/5। सेम इसका भी कर सकते हो। जो भी इसका कोफिशिएंट है 1 डिवाइडेड बाई जो इसका कोफिशिएंट गिवन है बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई जो भी इसका मोल्स आया 1/5, दैट मीन्स 1/10। ट्रिक समझ में आया? मतलब आप इधर भी अपना टाइम बचा सकते हो। हमको अल्टीमेटली करना तो वही है ना कि हमें अपना टाइम क्या करना है, सेव करना है। तो आप इस तरीके से भी डायरेक्टली कर सकते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेई और नीट में आपको प्रॉपरली लिख के थोड़ी दिखाना है कि आप कैसे लिख रहे हो, क्या कर रहे हो। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। बोर्ड्स के लिए जरूरी होता है, इसके लिए जरूरी नहीं होता। ठीक है, अब ये वाला जो ट्रिक है, हर जगह आप इस चीज के कैलकुलेशन में यूज कर सकते हो, हर जगह। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ट्रिक क्या है बेटा? ट्रिक ट्रिक इसलिए होती है कि आपको जल्दी समझ में आ जाए प्रशस्ति। अगर ट्रिक को ही समझने में बहुत टाइम लग रहा है तो दैट इज नॉट गुड। ट्रिक इसीलिए होती है। अब ये सब लिखने के बजाय अगर मुझे अपना टाइम बचाना है तो मैं क्या करूँगी, एजी के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो एजी का जो भी कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाई जो भी रिएक्टेंट का कोफिशिएंट है और मल्टीप्लाइड बाई जितना मोल्स आया था रिएक्टेंट का 1/5, वो आपको इसके मोल्स दे देगा। समझ में आया? क्वेश्चन करोगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ट्रिक। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो, यू विल गेट द ट्रिक। अगर ट्रिक नहीं समझ में आ रही है, ट्रिक में ज़रा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है, ओके, देन आप नॉर्मल मेथड यूज़ करो। ट्रिक इज ओनली टू सेव योर टाइम, दैट्स इट, और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब इन सब के धीरे धीरे फॉर्मूला पता होने चाहिए। CaHCO3 होल डॉइस, ये ब्रैकेट है, ओके, कार्बन नहीं है, ये ब्रैकेट है। ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। शुड बी हीटेड टू ऑब्टेन 2.4 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अब देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन को बस घुमा दिया है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में दे दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ टर्म के लिए भी आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है। और अब रिएक्टेंट का मोल्स नहीं गिवन है, प्रोडक्ट के मोल्स गिवन है। तो सबसे पहले तो आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, तो मैं रिएक्शन बता देती हूँ। रिएक्शन इज Ca होल ब्रैकेट HCO3 होल डॉइस। इसको जब हम हीट करेंगे तो दिस इज गोइंग टू गिव यू CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, ये आपके पास रिएक्शन गिवन है। पहला काम क्या करना है, कभी भी हो क्वेश्चन अपोजिट हो गया बस, और कुछ नहीं हुआ है, रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है आपको। अब मोल्स निकालने हैं किसके, जिसमें CO2 के मोल्स गिवन है, इसका। तो इसके मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर 6 into 10⁻23। कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं 6 ले रही हूँ। ठीक है, आप भी ऐसा कर सकते हो, क्वेश्चन में कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे जब आप मोल्स कैलकुलेट करोगे तो मोल्स कितना आ गया, 0.4 मोल्स। ठीक है, अब सीधा क्वेश्चन बोल रहा है कि मुझे कितना चाहिए ये, और वेट बताना है। ठीक है, तो अब मुझे ये पता है सिंपली कि ये किस रेशियो में है, 1:1 रेशियो में। इसका भी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका भी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। मतलब जितना मोल्स ये बना उतना ही मोल्स ये यूज किया गया होगा।
तो इसका मतलब है इसके भी कितने मोल्स होंगे, 0.4 मोल्स। और वेट निकालने के लिए मैं क्या कर लूँगी, मोल्स मल्टीप्लाइड बाई इसका मोलर मास। मोलर मास क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें ऐड करोगे तो मोलर मास विल बी हियर 162। तो मल्टीप्लाई कर दो 162 से और आंसर विल बी 64.3। बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछते जाओ। ओके, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको ट्रिक, एक बार ट्रिक लगा के करो। ठीक है, मेरे पास कोई भी रैंडम इक्वेशन दी है, 2a + 3b गिव्स 5c। ओके, आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट मोल्स ऑफ a required to produce 7 moles of C। ठीक है, डू दिस क्वेश्चन, 1 सेकेंड में आंसर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में करना है आपको। मैम ऑलवेज क्वेश्चंस आर गिवन इन थर्मल ओनली। क्या बेटा? मैम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही अभी रिएक्शन मैं गिवन केस है। अभी मैं केस 1 की बात कर रही हूँ ना, तो केस 1 में हम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहे हैं, तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ऑलवेज थर्मल डिकम्पोजिशन ही होगा, है ना। केस 2 भी करेंगे जिसमें 2 रिएक्टेंट्स होंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन होमवर्क में है, खुद से करना। एक और क्वेश्चन है, वो भी होमवर्क में ही। हो गया क्वेश्चन नंबर 1, आंसर बताओ कितना ग्राम्स आ रहा है। ये सब क्या तबाही मची हुई है, वेट निकालना है ना, ए सॉरी, 1 सेकेंड, फ्रैक्शन में निकाल के बताओ मेरे को। अनन्या फ्रैक्शन में बताओ कितना आ रहा है। डोंट गो फॉर डेसिमल, मैं डेसिमल के लिए बहुत रेयरली जाऊंगी, फ्रैक्शन में बताओ। 35/2। अच्छा, मोल्स पूछ रहा है ना, मोल्स 35/2 कहाँ से आएगा? समर्थ का आंसर करेक्ट है, अभिषेक का भी करेक्ट है, नव्या का भी करेक्ट है, जयिता का भी करेक्ट है, अनन्या का भी करेक्ट है। देखो इधर, गुड, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, पहले मैं शॉर्टकट बता देती हूँ। 7 मोल्स ऑफ सी, आप कैलकुलेट दी मोल्स ऑफ ए रिक्वायर्ड, अच्छा बिना, ठीक है, ए रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 7 मोल्स ऑफ सी, मतलब सी के कितने मोल्स है, 7 मोल्स। तो आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। 5 मोल्स ऑफ सी दे रहा है 2 मोल्स ऑफ ए, मतलब बैक अगर हम बात करें तो 1 मोल कितना देगा, 1 मोल ऑफ सी 2/5। तो क्वेश्चन में किसके लिए पूछा है, 7 मोल्स के लिए, तो कितना हो जाएगा 2/5 इंटू 7, दैट इज 14/5। सिंपल तो था। अब क्योंकि उल्टा जा रहे हो तो ट्रिक यहाँ पे यूज नहीं होगा एक्चुअली। ठीक है, उल्टा भी ट्रिक यूज कर सकते हो। यहाँ पे इसका जो भी कोफिशिएंट है, 2 कोफिशिएंट है, 2 डिवाइडेड बाई जिसके रिस्पेक्ट में आपको निकालना है 5 इंटू इसका मोल्स कितना है 7, आ तो गया 14/5, है ना। डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, इतना सब करने की भी जरूरत नहीं थी, 1 लाइन में आंसर आ गया। समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करना होमवर्क के लिए, और ये वाला भी होमवर्क के लिए, दोनों क्वेश्चन होमवर्क के लिए। कैलकुलेट वेट ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, इसका पूछ रहा है, इसका नाम है अमोनियम डाइक्रोमेट, which is required to produce 3.04 gram of
ग्रीन रेसिड्यू। ठीक है, यहाँ पे इसका कलर जो है, ये जो रेसिड्यू है वो ग्रीन कलर का होता है, तो आपको बेसिकली इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ये गिवन है और आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं स्पेस छोड़ दे रही हूँ ताकि आप क्वेश्चन कर पाओ। लिख लो क्वेश्चन। लिखो जल्दी से क्वेश्चन। क्रोमियम का बेटा एटॉमिक मास 52 के अप्रोक्स होता है, 52 लिख लो। चलो, नेक्स्ट आपके पास केस आ जाएगा, इट इज व्हेन मोर देन वन रिएक्टेंट आर गिवन क्वेश्चन में। ठीक है, अब उसमें से भी कई बार हो सकता है कि दोनों की इन्फॉर्मेशन गिवन हो और कई बार सिर्फ एक की इन्फॉर्मेशन गिवन हो। अगर एक की इन्फॉर्मेशन गिवन है तब कैसे करना है? इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में गिवन हो सकती है? मास या फिर मोल्स के फॉर्म में। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पे जंप करते हैं, उसी से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट weight of HCl required to neutralize 80 grams of NaOH। ठीक है, ये एसिड बेस रिएक्शन है सिंपली। तो जब आप NaOH को HCl के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो इट इज गोइंग टू गिव यू NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट फॉर्म कर लेते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, खैर यहाँ पे उसका इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको यही बोलना है कि कितना वेट HCl का चाहिए। ठीक है, टू न्यूट्रलाइज 80 ग्राम्स ऑफ NaOH, मतलब आपको NaOH गिवन है तो इसका हम मोल्स निकाल लेते हैं सिंपली। तो 80 गिवन मास है, NaOH का जब आप मोलर मास निकालोगे तो इसका मोलर मास होता है 40। तो 80/40 कितना आ गया? 2 मोल्स। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि कितना आपको HCl की जरूरत है, तो ये एनीवेज 1:1 रेशियो के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो जितना आपके पास NaOH लगेगा उतना ही क्या लगेगा? HCl। तो HCl के भी आपके पास मोल्स आ गया, तो वेट निकालना है HCl का, तो कैसे निकाल लोगे? 36.5 मोलर मास होता है, मल्टीप्लाइड बाई इट्स मोल्स, दैट इज 73 ग्राम्स। ठीक है, यस और नो? क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ जल्दी से। कैलकुलेट मास ऑफ H2SO4 required to neutralize 11.2 gram of KOH। ठीक है, तो पहले तो हमको क्या पता होना चाहिए? रिएक्शन। रिएक्शन इज KOH प्लस H2SO4 gives K2SO4 प्लस H2O। पहला काम क्या करना है? बैलेंस करना है, रिएक्शन को बैलेंस कर दो। अब बताओ कितना आ रहा है वेट ऑफ H2SO4? नव्या, इसमें NaOH और HCl 1:1 के रेशियो में है ना, तो जितना NaOH लगे, अगर मैं नॉर्मल स्टेटमेंट बोलती, मुझे कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, तो मैं क्या बोलती? 1 mole of NaOH combines with 1 mole of HCl to give 1 mole of NaCl and 1 mole of H2O। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है 2 मोल्स, 80 ग्राम्स मतलब 2 मोल्स। तो अगर 1 मोल ऑफ NaOH 1 मोल HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो 2 मोल्स ऑफ NaOH कितने मोल्स HCl के साथ रिएक्ट करेगा? 2 मोल्स। 1:1 के रेशियो में है ना प्रशस्ति। अब यूनिटरी मेथड लगा दो, सिंपल सी बात है। 1 मोल क्वेश्चन के हिसाब से NaOH कितना ले रहा है? 1 मोल
HCl, तो 2 मोल्स कितना लेगा? 1 into 2 मोल ऑफ HCl, वही तो है, यूनिटरी मेथड ही तो है। नहीं, समझ में अभी आया भी नव्या और प्रशस्ति? लेट मी नो। सेम नहीं होगा, अगर दोनों का रेशियो सेम है प्रशस्ति तब। अगर दोनों 1:1 रेशियो में है तो तब तो सेम ही रहेगा ना। हमेशा थोड़ी सेम होगा, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कितना मोल्स गिवन है। इस रिएक्शन के लिए वो सेम है, अब नेक्स्ट वाले रिएक्शन के लिए वो सेम नहीं होगा। देखो नेक्स्ट रिएक्शन क्या बोल रहा है आपके पास। सबने गलत आंसर दिया है, एक का ही सही है। कौन था वो? समर्थ। समर्थ का ही आंसर करेक्ट है, बाकी सबका गलत है। गुड। देखो क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे आपके पास, इसके आपके पास ग्राम्स गिवन है, तो सबसे पहले मैं मोल्स निकाल लेती हूँ। 11/2 गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। KOH का मोलर मास होता है 56। पोटेशियम और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ऐड करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 56। तो मोल्स आ जाएगा 1/5। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि कितना मास ये चाहिए होगा। ओके, तो अब देखो, अब मैं यूनिटरी मेथड से पहले बता देती हूँ, फिर शॉर्टकट बताऊंगी। 2 मोल्स अगर मैं ले रही हूँ KOH का, तो मुझे 1 मोल लग रहा है किसका? H2SO4 का। ठीक है, तो 1 मोल ले लूंगी अगर KOH का, तो कितना लगेगा? 1/2 मोल। और अगर मैं 1/5 मोल्स क्वेश्चन में जो गिवन है KOH का मुझे लेना है, तो 1/2 इंटू 1/5 मोल्स, दैट इज 1/10। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? मोल्स आ गए। अब मोल्स निकाले तो मुझे वेट निकल जाएगा। वेट इज इक्वल टू मोल्स इंटू मोलर मास। H2SO4 का मोलर मास होता है 98। आंसर हो जाएगा 9.8 ग्राम्स। इतना चीज क्लियर है कि नहीं है? ये यूनिटरी मेथड से किया, अब मैं शॉर्टकट मेथड से कर रही हूँ। या फिर आप अगर वो वाला मेथड लगाओगे जो मैंने बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, इसका मोल्स कितना है? 1/5 इंटू 2, ये जो 2 है, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2SO4। कितना आया मोल्स ऑफ H2SO4? 1/10। यहाँ से भी सेम आ रहा है, चाहे आप ये चीज लगा लो जो आपको इजी लग रहा है, चाहे आप ये लगा लो, मोल्स तो सेम आ गया, फिर तो वेट वाला कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। उसके बाद शॉर्टकट क्या है? जो भी H2SO4 के मोल्स गिवन है यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिससे आप कंपेयर करके निकाल रहे हो KOH का, 2 मल्टीप्लाइड बाई जो भी इसका मोल्स आया 1/5। आंसर कितना हो गया? 1/10। यहाँ मैंने एक लाइन में कर दिया, बाकी सब में मुझे इतना लाइन यूज करना पड़ रहा है। बात समझ में आई? क्लियर है कि नहीं है? रेज योर हैंड, सबको समझ में आ रहा है तो जल्दी से। सबको बताना है कि समझ में आया, नहीं तो मैं पूछूंगी कि समझ में आया नहीं आया तुमको। हाँ, सुहास, टेरेंस, श्रीकर, स्निग्धो, श्रुतिका, शंकर, संपदा, समर्थ, संजना, यश, एवरीवन हैव टू टेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होमवर्क के लिए है, होमवर्क के लिए करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी होमवर्क के लिए है, लिख लो। फर्स्ट वाले का रिएक्शन आप खुद से ढूंढना, नहीं मिला कहीं से तो सेकंड वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, तो वो मैं लिख दे रही हूँ। ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। ओके पास। ओके, बस अब नेक्स्ट है आपके पास केस थ्री। केस थ्री में क्या होगा, अगेन मोर देन वन ही रिएक्टेंट होगा, ठीक है। और लेकिन इंफॉर्मेशन जो है वो टू या फिर मोर देन टू के बारे में गिवन हो सकती है। तो ये एक्चुअली केस थ्री नहीं है, आप इसको केस एक्चुअली केस टू का सेकेंड वर्जन है। तो यहाँ पे क्या है, अगेन यू हैव more than one reactants involved and information about at least two reactants are given। दो की इंफॉर्मेशन गिवन है। अभी तक हम देख रहे थे एक ही रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन गिवन थी और हम दूसरे को कंसिडर भी नहीं कर रहे थे क्योंकि इंफॉर्मेशन हमारे पास था ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है, यहाँ पे लिख लो, व्हेन मोल्स या फिर मास ऑफ at least two reactants are given in the problem, then first of all we have to decide which reactant is completely consumed in the reaction and which is remaining, ठीक है। तो अब जो दो इंफॉर्मेशन दी हुई है, जरूरी नहीं है कि दोनों सेम ही अमाउंट में क्वेश्चन में गिवन हो, ठीक है। दोनों का अमाउंट अलग अलग गिवन होगा, तो हो सकता है कि कोई रिएक्शन पहले कंज्यूम हो जाए, है ना। इज इट पॉसिबल और नॉट। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट जनरेट होता है लिमिटिंग रिएजेंट का। ये एग्जांपल बताऊंगी तब समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। अभी डेफिनेशन देख लो। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट है रिएक्टेंट्स में से विच इज प्रेजेंट इन द लिमिट, ठीक है। जो लिमिट में प्रेजेंट है दैट इज विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट इन द रिएक्शन, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कंप्लीटली कंज्यूम्ड, पूरी तरीके से वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसे ही आपके पास क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट, जो कि रिएक्शन खत्म होने के बाद बचा रह जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए लिख लो एक्सेस रिएजेंट, इसको हम ER से रिप्रेजेंट करेंगे, रिएजेंट which is present in excess, that is which is left in the reaction,
ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, नोट डाल के आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि जो भी आपके पास एक्सेस में अमाउंट बचेगा, और या फिर जो भी आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, वो डिपेंड करेगा किस पे, सिर्फ लिमिटिंग रीएजेंट पे। ठीक है, अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर लूँ। नेक्स्ट इज योर डिटर्मिनेशन ऑफ एलआर। ठीक है, लिमिटिंग रीएजेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है ए प्लस 2b गिव्स सी। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 5 मोल्स और ये दिया हुआ है 8 मोल्स, दोनों की इंफॉर्मेशन दी हुई है। एक 5 मोल्स है, एक 8 मोल्स है, बट आपको ये पता है कि अगर मैं 1 मोल ऑफ ए ले लूँ रिएक्शन के स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से, तो मुझे कितना बी की रिक्वायरमेंट है, 2b चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं 5 मोल ऑफ ए मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो उसके लिए मुझे बी कितना चाहिए, 5 2 10। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ए 1 मोल को रिएक्ट करने के लिए 2 मोल्स ऑफ बी चाहिए, तो 5 मोल्स ऑफ रिएक्ट करने के लिए आपको 10 मोल्स ऑफ बी चाहिए। बट यहाँ मोल्स गिवन कितना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कितना गिवन है आपके पास, सिर्फ 8 मोल्स। इसका मतलब है कि लिमिटिंग रिएजेंट इसमें से कौन सा है जो पहले खत्म हो जाएगा। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, अब बी पे, ना कि ए पे। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, लेट मी नो। अंडरस्टूड। व्हाट आई एम सेइंग दैट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रहा है कि आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है कि कैसे डिटरमाइन करेंगे। क्वेश्चन में दे दिया है इन्फॉर्मेशन में कि ए 5 मोल्स है और बी 8 मोल्स है। ठीक है, दोनों जरूरी थोड़ी, अगर ये ऐसा होता, ये अगर मैं 1 मोल ले रही हूँ ए का, तो कितना मोल्स ऑफ बी का रिक्वायरमेंट हो रही है, 2 मोल। ठीक है, तो अगर 5 मोल्स ए में ले रही हूँ तो मुझे कितना बी चाहिए, 10 मोल्स। इतना चीज समझ में आया कि नहीं आया। संपदा साइकोमेट्रिक का फुल कॉन्सेप्ट मतलब एक बार पूरा 1 घंटा का क्लास अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी ना बेटा। वो सिर्फ कुछ है ही नहीं साइकोमेट्रिक का कोफिशिएंट, इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन लगा के देखो एक बार क्लास के बाद, खुद से पढ़ के देखना, समझ में आ जाएगा। ये चीज समझ में आ गया होगा, है ना। अगर ये 5 मोल्स है तो मुझे 10 मोल्स ऑफ बी चाहिए, बट बी कितना गिवन है क्वेश्चन में, 8 मोल्स। बी कितना गिवन है, 8 मोल्स। मतलब अगर ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगी तो पहले कौन खत्म होगा, विच विल बी कंज्यूम्ड फर्स्ट, बी और ए। अब ये नहीं सोचना है मैम ये तो 5 मोल है और ये 8 मोल है तो ये पहले खत्म होगा, नहीं, क्योंकि 1 मोल के लिए ये 2 टाइम्स लग रहा है, तो 5 मोल्स के लिए 2 टाइम्स लगेगा, मतलब 10 होना चाहिए था, बट गिवन कितना है, 8 ही। तो पहले कौन फिनिश होगा, बी वाला। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ, बी, क्योंकि वो पहले कंज्यूम्ड हो रहा है। तो जो भी आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो किसके बेसिस पे बनेगा, बी के बेसिस पे बनेगा। जो भी आप प्रोडक्ट बनाओगे तो सारी कैलकुलेशन जो है अब आप बी के हिसाब से करोगे, ना कि ए के हिसाब से। तो कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन गिवन हो जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन गिवन हो दो रिएक्टेंट की, ठीक है, तो आप दोनों से फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो अलग अलग आएगा। ठीक है, तो पहले आपको फाइंड आउट करना होगा उसमें लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करने का तरीका क्या है,
जो भी इसका मोल गिवन है, ए का मोल गिवन है 5, डिवाइड कर दो उसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। ठीक है, उसको उसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5। ओके, जिसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, ये देखो इससे कैसे करना है। इसका जो भी मोल्स गिवन है डिवाइडेड बाय इसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना आ गया? 4। इन दोनों में से जिसकी वैल्यू लेस होगी वो क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। अब समझ में आया? ऐसे कर लोगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? इससे तो ऐसे तो निकाल सकते हो लिमिटिंग रिएजेंट, अगर उससे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे निकाल लो। जो भी क्वेश्चन में मोल्स गिवन है उसको डिवाइड कर दो। ये समझ में आया आपको विवेक? अगर आपको पहले वाला समझ में नहीं आया छोड़ दो, इससे निकाल लो। जो भी क्वेश्चन में मोल्स गिवन है उसको डिवाइड कर देना है उसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, जिसका वैल्यू छोटा होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास? लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब वो पहले कंज्यूम्ड हो जाएगा, रिएक्शन में खत्म हो जाएगा पहले, और उसी के बेसिस पे आपको सारी चीजें जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, विवेक लेट मी नो तुमको समझ में आया नहीं आया, एलआर फाइंड आउट करना। अभी अगर मैं आपको क्वेश्चन में पूछूं कितने मोल्स ऑफ सी फॉर्म होगा, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है और मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ सी के कितने मोल्स बनेंगे, तो अब आपको जो मोल्स फाइंड आउट करने हैं वो किसके हिसाब से फाइंड आउट करोगे? लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से फाइंड आउट करोगे। ठीक है, इसका मतलब है कि 2 मोल्स ऑफ बी दे रहा है 1 मोल ऑफ सी, तो 1 मोल ऑफ बी कितना देगा? 1/2 सी। तो क्वेश्चन में कितने मोल्स गिवन है आपको? 8 मोल्स। तो 8 मोल ऑफ बी कितना देगा? 1/2 इंटू 8 दैट इज 4। अच्छा, ये तो आपने मोल्स फाइंड आउट कर लिया। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने का ये जो कॉन्सेप्ट था, इसका काम बस इतना ही है कि आपको निकालना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ये फाइंड आउट करना। उसके बाद इसका इस क्वेश्चन में कोई भी लेना देना नहीं है। ये 4 वैल्यू कहीं यूज नहीं की जाएगी, ये 5 वैल्यू कहीं यूज नहीं किया जाएगा, कहीं कुछ यूज नहीं किया जाएगा। दिस इज जस्ट टू फाइंड आउट कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, ये हमने निकाल लिया यूनिटरी मेथड से। ठीक है, आपने फाइंड आउट कर लिया लिमिटिंग रिएजेंट से, सॉरी यूनिटरी मेथड से। ट्रिक से हम कैसे निकालते हैं? जो भी इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाई जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाई जितना मोल्स गिवन है 8, कितना आ गया? 4 आ गया ना? यस और नो? ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। ठीक है, और आपको बताना है कि प्रोडक्ट के कितने मोल्स आएंगे। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड मोल्स ऑफ, चलो पहले इतना करो, बताओ कितना मोल्स ऑफ प्रोडक्ट निकाल पाओगे इसमें? ये गिवन है आपको 10 ग्राम्स, ये गिवन है आपको 96 ग्राम्स। ठीक है, आपको बताना है कितना मोल्स बन रहा है H2O का। चलो पहला क्वेश्चन है तो मैं बता देती हूँ, नेक्स्ट वाला तुम लोग करना। पहले मैं क्या करती हूँ, ये ग्राम्स गिवन है तो मैं इनका मोल्स निकाल लेती हूँ। तो H2 का मोल्स निकालेंगे तो जो भी गिवन मास है डिवाइडेड बाय मोलर मास, H2 का मोलर मास कितना होगा? 2। ठीक है, कितना आ गया? 5 मोल्स। O2 के अगर हम मोल्स की बात करें, 96 ग्राम्स गिवन है डिवाइडेड बाई 32 मोलर मास, मोल्स कितना आ गया? 3। तो दोनों को मैंने मोल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे इनमें से फाइंड आउट करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया? जो भी गिवन नंबर ऑफ मोल्स है जो क्वेश्चन में गिवन है डिवाइडेड बाई उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो कितना हो जाएगा? 5/2, जो की वैल्यू आ रही है 2.5। O2 के लिए अगर आप देखें, जो भी उसका गिवन नंबर ऑफ मोल्स आया डिवाइडेड बाय उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वैल्यू आया 3। इन दोनों में से छोटा वैल्यू कौन सा है? H2 का, H2 वाला या O2 वाला? जल्दी से बताओ।
विच इज द स्मॉलर वैल्यू, H2 और O2? H2. H2, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा? H2, है ना? अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा? H2। अब जो आपने ये वैल्यू निकाली है, नहीं ध्रुव, नो, 2.5 मोल्स कैसे आएगा? ये तो मैं लिमिटिंग रिएजेंट निकालना बता रही हूँ, दिस इज नॉट मोल्स। मोल्स तो ये निकाले मैंने, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है? 10। मोलर मास कितना होता है? 2। मोलर मास का उसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई भी लेना देना नहीं होता है। मोलर मास चाहे मैं 4H2 ले लूं, 10H2 ले लूं, 100H2 ले लूं, H2 का मोलर मास 2 ही रहेगा, वो थोड़ी बदलने वाला है। मोलर मास का कुछ लेना देना होगा क्या उसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से? कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो आप। मोलर मास तो क्या बताएगा कि कितने नंबर ऑफ मास प्रेजेंट है उसके, कितना मास है उस H2 का, वो एग्जैक्ट फॉर्म में। चाहे आप 100 लिख दो, 1000 कर दो, इट डज नॉट मैटर। ठीक है? और जहां आपने लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लिया, इसको भूल जाओ कि आपने ऐसा कुछ निकाला था, बस खत्म, उसका काम खत्म हो गया। अब ये कहीं यूज नहीं होगा, आपको बस लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना था। अब आपका जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो क्या हो गया? H2। ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो जो भी क्वेश्चन करोगे आप इसके हिसाब से करोगे, H2 के हिसाब से। अब सॉल्व करो, आपको वाटर निकालना था, ठीक है? तो क्वेश्चन के हिसाब से 2 moles of H2 gives you 2 moles of H2। तो 1 moles of H2 कितना देगा? 2/2 moles of H2, और क्वेश्चन में कितना है? 5 moles। तो 5 मोल कितना दे देगा? 2/2 into 5, दैट इज 5 moles of H2O। तो H2O के कितने मोल्स आएंगे? 5। ठीक है? अब इसको अगर जो मैंने मेथड बताया था उसके हिसाब से भी कर सकते हो आप। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पे आपने निकाल लिया था मोल्स कितना था इसका? 5। 5/2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O बाई 2। ये कैंसिल हो गया, तो मोल्स कितना आया? 2। और रही बात ट्रिक की, तो मैं ट्रिक भी निकाल सकती थी। ट्रिक कैसे निकालेंगे? जो भी इसका कोफिशिएंट है 2 डिवाइडेड बाई जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसका कोफिशिएंट, मल्टीप्लाइड बाई जो भी उसका मोल्स है, इनटू 5। तो आंसर कितना आया? 5। ठीक है? तीनों तरीके से मैंने निकाल के बता दिया है, जो आपको आसानी लगे आप उससे करो, जो आपको इजी निकले, इजी आए वो करो। ठीक है? अब मान लो क्वेश्चन ये बोल देता कि अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये किस में प्रेजेंट है? एक्सेस में। तो आपको बताना है कि रिएक्शन खत्म होने के बाद, रिएक्शन फिनिश होने के बाद ये कितना अमाउंट बचा है। टेल मी, कोई आंसर बता सकता है इसका? ये पूरी तरह कंज्यूम हो गया हाइड्रोजन, कुछ अमाउंट ऑफ O2 के साथ वो रिएक्शन हुआ है, कुछ O2 उसमें बच गया होगा, तो कितना बचा है वो बताओ। यस लिख दो, योर आंसर इज राइट, गुड। देखो अब एक्सेस कैसे निकालोगे? एक्सेस निकालने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि O2 कितना कंज्यूम हुआ है। ठीक है? नहीं 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 रेणुका, अनन्या गलत है। पहले मुझे ये पता होना चाहिए ना कि O2 कंज्यूम कितना हुआ है, तो मैं माइनस कर दूंगी टोटल 3 में से। 3 में से कुछ ही कंज्यूम हुआ है, पूरा कंज्यूम नहीं हुआ है, तो 3 कैसे हो सकता है? इस तुमने बोल दिया कि 3 रिमेनिंग है, मैं क्या पूछ रही हूँ तुमसे कि रिमेनिंग O2 कितना बचा, कितना O2 बच गया रिएक्शन होने के बाद। तो 3 तो वैसे भी नहीं हो सकता ना। ठीक है? शांति आपका आंसर करेक्ट है, अभिलाष आपका भी करेक्ट है, गुड। तो आपको बताना है कि रिमेनिंग O2 कितना है। रिमेनिंग O2 के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि कितना यूज हुआ है। समर्थ का भी करेक्ट है, तो यूज कैसे निकालेंगे? सेम लॉजिक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 और उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि कितने मोल्स ऑफ O2 कंज्यूम हुआ है रिएक्शन में। ठीक है? तो इसके मोल्स कितने हैं? 5/2 moles of O2 by 1, that means 2.5 O2 क्या हुआ है? कंज्यूम हुआ है। तो रिमेनिंग क्या होगा? 3 minus 2.5 which is equal to 0.5। is that clear to everyone or not? समझ में आया?
Yes, ma'am. चलो एक क्वेश्चन और करो. 5 moles of SO2 and 5 moles of O2 are reacting with each other to form SO3. Determine पहला LR limiting reagent, weight of ER left, कितना एक्सेस वाला अमाउंट बच गया है वो, एंड थर्ड अमाउंट ऑफ SO3 फॉर्म्ड. ठीक है. अब रिएक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रिएक्शन पता होना चाहिए क्या होगा. मैं रिएक्शन वैसे तो बता दे रही हूँ, बैलेंस दे रही हूँ. नहीं बैलेंस होगा तो क्वेश्चन में बैलेंस करना पड़ेगा. ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. सॉल्व करो जल्दी से बताओ. अब आई डोंट थिंक अब टाइम लगना चाहिए. ओके चलो देखो इधर. ठीक है. चेक करो आपका आंसर करेक्ट आया है कि नहीं आया है. ठीक है. आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन. ये मेरे पास रिएक्शन गिवन है. ठीक है. और क्वेश्चन में मुझे ये पता है कि ये 5 मोल्स है और ये भी 5 मोल्स है. ठीक है. पहला काम मुझे क्या करना है, लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट करना है. तो लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट करने के लिए मैं ऊपर कर देती हूँ. 5 डिवाइडेड बाय उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दैट इज 2.5 और इधर 5 डिवाइडेड बाय इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब 5. मतलब LR कौन सा हुआ मेरे पास, SO2. अब इसको भूल जाओ, इसको नहीं याद ध्यान रखना, कहीं किसी क्वेश्चन में कुछ यूज नहीं होगा. बस LR फाइंड आउट करने के लिए. अगर ये LR है तो ये क्या हो गया, ER एक्सेस रिएजेंट. अब आपको फाइंड आउट करना है वेट ऑफ ER लेफ्ट, ये कितना लेफ्ट है, और अमाउंट ऑफ SO3 फॉर्म. अमाउंट पूछा है मतलब वेट बताना है आपको. ठीक है. कितना ये फॉर्म हुआ. अब आप सारा जो क्वेश्चन है वो किसके हिसाब से करोगे, लिमिटिंग रीजन के हिसाब से करोगे. तो आई विल राइट हियर number of moles of SO2 divided by 2 will be equal to number of moles of SO3 divided by 2. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास कितना मोल है, 5 मोल. लिमिटिंग रीजन के हिसाब से करना है. डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 डिवाइडेड बाई 2. ये कैंसिल हो गया. मतलब मोल्स ऑफ SO3 कितने हो गए, 5. ठीक है. अब मुझे इसका वेट निकालना है. तो वेट क्या कर दूंगी, 5 इंटू जो भी उसका मोलर मास आएगा विच इज 64. ठीक है. तो कितना आंसर आ गया, 320 ग्राम्स. तो ये मैंने निकाल लिया थर्ड क्वेश्चन.
अब मुझे निकालना था वेट ऑफ ई आर लेफ्ट। वेट ऑफ ई आर लेफ्ट के लिए मुझे ये बताना पड़ेगा कि ई आर कितना कंज्यूम्ड हुआ है। 5 मोल्स था, 5 में से कितना कंज्यूम्ड हुआ है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 जो कि हमको यहाँ पे गिवन है, क्योंकि अब आर के हिसाब से क्वेश्चन करना है, डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। SO2 का कितना है 5/2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आपको फाइंड आउट करना है। तो कितना आ गया 5/2। और कितना बचा होगा, ये मोल्स हो गए। तो लेफ्ट कितना है आपके पास, O2 मोल्स के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो लेफ्ट हुआ 5 माइनस 5/2, दैट मीन्स 2.5। और अगर वेट के रिस्पेक्ट में पूछा है, O2 है तो उसके जितने भी नंबर ऑफ मोल्स है 5/2 ही होगा मल्टीप्लाइड बाई 32। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 80 ग्राम्स। बेटा 2.5 को मैंने 5/2 लिख दिया है ना, कैलकुलेशन इजी करने के लिए कट जाएगा वो। तो आंसर कितना हो जाएगा 80 ग्राम्स। समझ में आया, क्लियर है सबको या नहीं? मैम SO3 का मास तो 80 होगा ना? SO3 का मास कितना होगा, 80 है क्या? अच्छा हाँ हाँ मैम, 80 इंटू हाँ हाँ 5 हो सॉरी जाएगा। सॉरी सॉरी 80 हो जाएगा, 80 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा 400। सॉरी सॉरी 400 ग्राम्स, ठीक है ठीक है। समझ में आया सबको? आई डोंट थिंक इट इज डिफिकल्ट, है ना, इजी है। अब मैं कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, बस वो लिख लो, देन वी विल एंड द क्लास। सेम चीज ही आपको सब में फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अभी है I2 प्लस Cl2 गिव्स ICl प्लस ICl3। ठीक है, इसका वेट आपको गिवन है 25.4 और Cl2 का वेट गिवन है 14.2। मोल्स वोल्स में कन्वर्ट करके ये भी फाइंड आउट करना है, ये भी फाइंड आउट करना है, वेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट ले लो, BaCl2 plus Na3PO4 gives you Ba3PO4 whole twice plus NaCl। बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर देना। इस केस में मोल्स गिवन है, ये है 0.5, ये है 0.2। ये भी, इसका भी मोल्स फाइंड आउट करो, इसका भी मोल्स फाइंड आउट करो। नाउ थर्ड वन, FeS2 plus O2 gives Fe2O3 plus SO। ठीक है, यहाँ पे इसके गिवन है वेट, और वेट गिवन है 600 और 800। तो आपको इसका भी वेट निकालना है और इसका भी वेट निकालना है। लास्ट क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, Mg plus N2 gives Mg3N2। इसका भी आपको वेट गिवन है 72, इसका वेट गिवन है 56। आपको इसका वेट निकालना है। संपदा टाइम निकाल के करते हैं। ठीक है, अभी मेरे को थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट करना है। होमवर्क डिस्कशन आई विल डू, आप लोग करते रहो होमवर्क एंड एवरीथिंग, आई विल डू ऑल द डिस्कशन। कॉन्सेप्ट एक बार समझते रहो।